लेकिन मेंस जो एग्जामिनेशन है ना, वो मेंस पहला लेवल है, पहला पड़ाव, जिसको हम क्वालिफायर एग्जाम भी कह सकते हैं। तो क्लियर करना है का मतलब क्या, आपको टॉप के 2.5 लाख बच्चों के अंदर आना है। सर ऐसे लगाने हैं कि हो सकता है इसका 2 आंसर हो, 2 ऑप्शन सही हो, तो आपको 2 ऑप्शन टिक करना है, माइनस 2 नंबर चले जाएंगे, ऐसा लगेगा प्राण खींच लिया किसी ने, है ना। एंड इफ यू क्लियर बोथ द पेपर्स देन ओनली यू गो टू आईआईटी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट द सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष जो कि आज बताने आए हैं जेईई मेंस और एडवांस में अंतर क्या होता है। हाँ, बहुत अंतर होता है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है यह जानना कि मेंस और एडवांस में अंतर क्या है। तो देखने में लिखने में दोनों जेईई है, और जेईई का मतलब होता है इंसान ने जेईई को जोड़ के रखा है आईआईटी से, मतलब जेईई मतलब आईआईटी। तो जेईई मेंस हो या एडवांस हो, सर जाते तो दोनों से आईआईटी में ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं कि दोनों से आईआईटी में नहीं जाते हैं। हालांकि आईआईटी की ही जो बॉडी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वही जेईई मेंस भी कंडक्ट कराती है, वही जेईई एडवांस भी कंडक्ट कराती है, बट दोनों से आईआईटी में नहीं जा सकते हैं। तो जेईई मेंस क्या होता है, जेईई एडवांस क्या होता है, आईआईटी में किससे जाते हैं, दोनों में से कौन कठिन है कौन आसान है, दोनों के लिए रिसोर्सेस क्या लगते हैं, मेन से कहां जाते हैं और एडवांस से कहां जाते हैं, ये सब कुछ आज बताने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ध्यान से देखिए मेंस और एडवांस दोनों में क्या अंतर है। तो हियर वी गो। देखो, मेंस और एडवांस में बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये है, पहला तो लेवल का है, हाँ अनडाउटेडली है, लेकिन मेंस जो एग्जामिनेशन है ना, वो मेंस पहला लेवल है, पहला पड़ाव, जिसको हम क्वालिफायर एग्जाम भी कह सकते हैं। तो आप सारे लोग अगर ध्यान से समझें तो आप सारे लोग आईपीएल देखते होंगे या फिर क्रिकेट का मैच देखते होंगे, तो आपको पता होगा आईपीएल या ऐसे क्रिकेट के मैचेस में क्या होता है, दो टीम्स जैसे चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, ये लोग लड़े, ये लोग का मैच हुआ, जो जीता, मान लो सीएसके जीता तो वो विनर बन गया और राजस्थान रॉयल्स यहीं से बाहर हो गया। फिर दूसरा मैच कोई दो और टीम के बीच में हो गया, कोलकाता नाइट राइडर्स या वर्सेस मुंबई इंडियंस। अब मान लो यहां से मुंबई इंडियंस जीता तो मुंबई इंडियंस आ गया और ये बाहर चला गया। अब अगला मैच जो होगा वो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स में होगा, ऐसा ही होता है। तो इन्हीं मैचेस को हम कहते हैं क्वालिफायर मैचेस। आप सारे समझ गए होंगे। तो क्वालिफायर का मतलब ये होता है कि भाई इस एग्जामिनेशन के जरिए बच्चों को छांटा जाता है या बच्चों को निकाला जाता है उन सेट ऑफ स्टूडेंट्स को जो आगे चलकर आईआईटी में जा सकते हैं। तो इसलिए जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के थ्रू आप आईआईटी नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप जब 12th दे रहे होते हैं, 12th के बाद आपका जेईई मेंस होता है, 12th के बाद या 12th के साथ साथ जो बच्चे 12th में अपीयर होते हैं वो भी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन 12वीं में होना आपका जरूरी है, 11वीं वाला बच्चा इसको नहीं दे सकता, 10th 11th नहीं दे सकते। जेईई मेंस आप देते हैं, इस जेईई मेंस में से टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। टॉप 2.5 लाख, ये नंबर फिक्स्ड है, हर साल 2.5 लाख बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। नो मैटर कि मेंस का एग्जाम देने वाले बच्चा 5 लाख है या 10 लाख है, सेलेक्ट 2.5 लाख ही होगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो आपको ये भी बता दूं कि ये नंबर्स वेरी करते हैं। जैसे इस साल ये नंबर हाईएस्ट रहा है, तो इस साल जेईई मेंस में करीबन 12 लाख बच्चे बैठे थे, और जिस साल कोविड था उस साल लोवेस्ट था, तो दैट ईयर अराउंड 7.5 लाख स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर जेईई मेंस, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को देखा जाए, इस साल वैसे डेटा में थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैं एकदम एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूं ऐसा नहीं है, बट मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि चाहे इतना बैठे चाहे इतना, 2.5 लाख स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, और ये सेलेक्ट होने के बाद इनको अलाउ किया जाता है कि आप जेईई का एडवांस पेपर लिख सकते हैं। जो रिमेनिंग स्टूडेंट है, जैसे अगर मैं लम सम फिगर पकड़ूं, 10 लाख स्टूडेंट्स ने मेंस दिया है, तो 10 लाख में से 2.5 लाख इधर चले गए, बचे हुए 7.5 लाख आर नॉट अलाउड फॉर एडवांस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है मेंस और एडवांस में। अब एडवांस में टोटल 2.5 लाख स्टूडेंट्स हर साल अपीयर होते हैं, और इन 2.5 लाख स्टूडेंट में से रफली 15-20 हजार ऐसे बच्चे होते हैं, बिकॉज आईआईटी में टोटल सीट ही 15-20 हजार है, तो रफली 15 से 20 हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो आईआईटी के किसी सीट में जाते हैं। सो बेसिकली आईआईटी जाने वाला बच्चा ये है, ये 20,000, और ये 20,000 बच्चा जेईई एडवांस से निकलता है। समझ गए सारे लोग। तो मेंस और एडवांस में मेजर डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब क्या मेंस का कारण जरूरत सिर्फ इतनी ही है कि बच्चों को छांटा जाए, या इससे कुछ और काम भी होता है? तो हाँ होता है, चलिए हम बताते हैं। तो
जेडबल मेंस जो एग्जामिनेशन है वो भी एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जामिनेशन से इंडिया के बहुत सारे प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस एडमिशन लेते हैं और उस एक प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एनआईटी भी आता है। मतलब ये कि गवर्नमेंट का जो सबसे टॉप का कॉलेज है, गवर्नमेंट या इवन प्राइवेट, वैसे प्राइवेट कोई एडवांस लेता नहीं है, लेकिन जितने भी टॉप के कॉलेजेस है, टॉप का मतलब क्या, आईआईटी, एक और टॉप का कॉलेज है जिसका नाम है आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, आईआईएससीईआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, एनआईएसईआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, ऐसे टाइप के जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस होते हैं ये एडवांस के थ्रू सिलेक्शन लेते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ आईआईटी बताया बिकॉज जनरली सबसे ज्यादा बच्चा आईआईटी में जाता है, बट जो आईआईटी में ना जा सका तो वो एडवांस में, क्योंकि एडवांस में बैठते कितने हैं, 2.5 लाख बच्चे बैठते हैं। इस 2.5 लाख बच्चों में से आईआईटी में कितने जाते हैं, सिर्फ 20,000। तो बचे हुए 2,30,000 कहाँ जाएंगे, वो या तो यहां जाते हैं या यहाँ। हालांकि इन सब में भी मिला के टोटल 10,000 से ज्यादा बच्चे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा मुद्दा क्या, तो भाई देखो जो 2.5 लाख बच्चे यहां आए हैं उन्होंने जेडब्ल्यू मेंस भी दिया था, बिकॉज वो मेंस में सेलेक्ट हुए थे तभी तो यहां आए थे। तो एक्चुअली इस मेंस के थ्रू, इस मेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ये कॉलेजेस मिलते हैं। सबसे बेस्ट एनआईटी, फिर सीएफटीआई मतलब सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सेंट्रली फंडेड मतलब भारत सरकार इनको पैसे देती है इन कॉलेजेस को चलने के लिए। तो इसीलिए ये कॉलेजेस काफी रेप्यूटेबल होते हैं बिकॉज इनके पास पैसा बहुत होता है, तो ये रिसर्च में पैसा लगाते हैं, बच्चों के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते हैं, इसलिए अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं। इन कॉलेजेस में भी एडमिशन जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू होता है। फिर ट्रिपल आईटी स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अलग अलग नाम है बट ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं। और उसके बाद फिर आईआईटीज नहीं, बेसिकली आईआईटी में कुछ ऐसा सेगमेंट होता है जहां पे आप जा सकते हो। तो खैर ये आईआईटी लगता है बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, आईआईटी में नहीं जा सकता बच्चा। तो ये 3 टाइप के कॉलेजेस में आप जा सकते हो मेंस से। और तो ये जो 3 टाइप है ये सबसे टॉप का है। तो ये जो 2.5 लाख बच्चा यहां गया था ना, इस 2.5 लाख में से जो बच्चा बच जाता है, करीबन 50,000 मान लेते हैं कि 50,000 ऐसे अच्छे कॉलेजेस में जा पाता होगा। रिमेनिंग 2 लाख जो एडवांस दिया है बट एडवांस में उसका बहुत अच्छा रैंक नहीं आया, वो इन कॉलेजेस में तो नहीं जा पाएगा, तो फिर वो बच्चा इधर की तरफ ही आता है। फिर वो अपना जो पुराना एग्जामिनेशन मेंस दिया था, मेंस की बेसिस में वो बच्चा एनआईटी में एडमिशन लेने की कोशिश करता है, सीएफटीआई, ट्रिपल आईटी ऐसी जगहों पे एडमिशन लेता है। ठीक है, अब मेंस का एग्जामिनेशन सिर्फ ये 2.5 लाख बच्चे नहीं दिए हैं, मेंस का एग्जामिनेशन देने वाले टोटल बच्चे थे। टोटल मतलब यहां पे देखो तो 7.5 से 12 लाख के आसपास, मतलब मैं लमसम पकड़ता हूं 10 लाख बच्चों ने मेंस दिया है। तो क्या 10 लाख में से वही 2-2.5 लाख बच्चे जो एडवांस क्वालिफाई कर गए हैं बस उन्हीं को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो होता क्या है कि ये जेडब्ल्यू मेंस जो है ना, ये थोड़ा आसान, कहां गया, ये जो जेडब्ल्यू मेंस है ये थोड़ा आसान लेवल का एग्जामिनेशन होता है और इसीलिए इसको मेजॉरिटी इतना सारा बच्चा देता है। तो बचे हुए जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब अदर स्टेट एंड गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस, ये हो गए अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, अदर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये सारे इंस्टीट्यूशंस कहां के थ्रू एडमिशन लेते हैं बेटा? मेंस के थ्रू। तो पहला पड़ाव जो देखने में सिर्फ एक क्वालिफायर एग्जामिनेशन लग रहा है, रियलिटी में भारत में कुल 90% से ज्यादा कॉलेजेस मेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही बच्चों को इंजीनियरिंग में एंट्रेंस देते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि मेंस एग्जामिनेशन एडवांस से काफी नीचे लेवल पे रहता है। मतलब अगर मैं कहूं कि मेंस इस लेवल पे है तो एडवांस इस लेवल पे होता है, क्वेश्चन के लेवल बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए अब और थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं। तो जेईई एडवांस भी आईआईटी ही कंडक्ट कराता है, बट आईआईटी में एक जैब होता है, जॉइंट एडमिशन बोर्ड, वन ऑफ द 7 पार्टिसिपेटिंग आईआईटीज। 7 क्यों लिखा गया है? देखो आईआईटी टोटल 7 से ज्यादा है, कुछ 12 के आसपास है, नहीं 12 से भी ज्यादा हो गए हैं, सॉरी अच्छा 23 है, सॉरी मैं भूल गया था भाई। तो टोटल 23 है, लेकिन 7 आईआईटीज का नाम क्यों लिखा गया है? ये 7 ओल्ड आईआईटीज है। ओल्ड मतलब
जब एकदम पुराने खुले हुए। अभी ये जो बचे हुए 16 आईआईटी है ना, ये 16 आईआईटीज बहुत रिसेंट खुले हैं। रिसेंट बोले तो 2000 के बाद, 2000 मतलब आपके पैदा होने के टाइम या उसके बाद खुले हैं। बट ये जो पुराने वाले हैं, आईआईटी रुड़की, खड़गपुर, दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे, हैदराबाद एंड गुवाहाटी। हैदराबाद बहुत नया है लेकिन फिर भी इसको रखा गया है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद बहुत ही क्वालिटी के बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ से बच्चों के पैकेजेस सुपर हाई लग रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां आ रही हैं। तो ये जो टॉप के 7 आईआईटीज हैं, इन आईआईटी में से कोई एक आईआईटी होता है जो हर साल जिसको आईआईटी का एडवांस का पेपर कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी जाती है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि वो एक समूह होता है ना, जैसे इसको कैसे समझाऊं, मान लो एक ग्रुप है, इस ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स हैं, किटी पार्टी मान लो, और हर साल किसी एक मेंबर की जिम्मेदारी रहती है कि वो पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा। तो इस साल इसने किया तो अगले साल ये करेगा, अगले साल ये करेगा, अगले साल ये, अगले साल ये, अगले साल ये, अगले साल ये। तो हर साल एक एक का करते करते टर्न आता है। और ऐसे मिला के टोटल 7 आईआईटीज हैं, जो 7 आईआईटी से, एक मिनट यहाँ पे, हाँ नहीं, दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे, खड़गपुर, गुवाहाटी, एक कोई छूट रहा है, हैदराबाद है, मद्रास। वही तो मैं सोचा हैदराबाद कैसे लिखा हुआ है बाई मिस्टेक, मद्रास। भाई आईआईटी मद्रास नहीं छोड़ा जा सकता है, मद्रास कैसे छोड़ दिया, बाय मिस्टेक लिखा होता, हैदराबाद नहीं है, टॉप 7 आईआईटीज में मद्रास है। तो इन 7 आईआईटीज की जिम्मेदारी रहती है कि ये जेईई एडवांस कंडक्ट कराएं। तो एडवांस का जो पेपर बनता है ना, वो हर साल इनमें से कोई एक बनाता है। क्लियर है? तो होता ये भी है एनटीए के अधीन, मतलब एनटीए के ही अंडर आता है। बट एनटीए में नॉर्मल जो होता है पूरा सेटअप, उससे जेईई मेंस का पेपर सेटअप होता है, वो लोग कंडक्ट कराते हैं। कोई एक पर्टिकुलर आईआईटी को जिम्मेदारी दी जाती है एडवांस का। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन। ऑल्दो टोटल 23 आईआईटीज हैं इंडिया में, इसमें से एक आईआईटी हैदराबाद, जो कि यहाँ पे नाम गलती से लिख दिया गया था। हैदराबाद बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है और आज के डेट में इसका रैंकिंग इन सारे आईआईटीज के साथ गिना जाता है, क्योंकि यहां से बहुत हाई पैकेज, मतलब करोड़ों में पैकेज जा रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे ऐसे पैकेजेस जाते हैं। ठीक है, तो पुराने आईआईटीज खराब है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब धीरे धीरे पुराने आईआईटीज भी ऊपर उठ रहे हैं और उनकी अच्छी अच्छी रैंकिंग हो रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्राइटेरिया टू गेट इनटू आईआईटी, तो क्या क्राइटेरिया है? तो 4 स्टेप समझिए। पहला स्टेप 1 क्या है? आपको अपना 12th और उसके साथ साथ जेईई मेंस क्लियर करना होगा। तो 12वीं तो क्लियर करना ही होगा। अब आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं, चूंकि अभी यहाँ पे बैठा हुआ मेजॉरिटी बच्चा 11वीं वाला है। कौन कौन 11वीं वाला है, कौन कौन 12वीं वाला और कौन कौन ड्रॉपर है, जरा बता दो, चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। 12th क्लास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपके 12th में 75% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल एग्रीगेट। टोटल बता रहा हूं मैं, ओवरऑल एग्रीगेट 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में 75% क्राइटेरिया से ज्यादा होना चाहिए। अभी का रूल ये है। हालांकि इस पे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, एक जनहित याचिका दायर की गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। उसमें इस बात को चैलेंज किया गया है कि जब बच्चों के लिए ऑलरेडी 2 एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, एक जेईई मेंस और एक जेईई एडवांस, तो मेंस जब अपने आप में एक क्वालिफायर एग्जामिनेशन है, तो वापस से एक और क्राइटेरिया क्यों लगाया गया बच्चों के लिए क्वालिफाइंग के लिए? तो इसमें भी बहस चल रही है। कोई डिसीजन आता है तो मैं बताऊंगा, नहीं आता है तो आप मान के चलिए कि आपको 12वीं में मिनिमम 75% अंक लेकर आना है। ठीक है, दूसरा स्टेप, जब आप 12वीं में ये कर लेते हैं तो फिर आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना है और एग्जाम देकर इसको क्लियर करना है। क्लियर करना है का मतलब क्या? आपको टॉप के 2.5 लाख बच्चों के अंदर आना है। क्लियर? फिर दूसरा, अब आपको जेईई एडवांस क्लियर करना है। तो अब आप जब टॉप 2.5 लाख में आ गए तो आपको एडवांस के लिए अलाउ किया गया तो आपने एडवांस में बैठ के एग्जाम दिए। देने के बाद अगर आप एडवांस भी क्लियर करते हैं, जो कि काफी कठिन भी होता है, तो फिर आपका ऑल इंडिया रैंक मिलता है। जो भी रैंक आए, 100 आए कि 1000 आए कि 10,000 आए, वो इर्रेस्पेक्टिव है, आपका रैंक आया, उस रैंक के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग होगी और आप आईआईटी में जाएंगे। अब जैसे कुछ एक और कॉमन तथ्यों पे मैं नजर डाल दूं, बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट ड्रीम होता है कि सर हमें आईआईटी बॉम्बे जाना है, क्योंकि बॉम्बे मेजॉरिटी बच्चों का ड्रीम होता है, ड्रीम कॉलेज है। बॉम्बे अपने आप में शहर भी बहुत बढ़िया है, वहाँ आईआईटी है और बढ़िया,
और आईआईटी बॉम्बे तो भाई सब जाना चाहते हैं। और आईआईटी बॉम्बे में सबसे ज्यादा जो क्रेज में है, ट्रेंडिंग में है, वो होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पूरे देश के बच्चे चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो टॉप का बच्चा होता है ना, आईआईटी बॉम्बे सीएसई लेता है। तो जब टॉप का बच्चा लेगा तो यहाँ आईआईटी बॉम्बे सीएसई जो बंद होता है वो जनरली अराउंड 80 to 100 ऑल इंडिया रैंक पे बंद हो जाता है। 80 से 100 रैंक पर आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस बंद हो जाता है। ठीक है। हाँ, आपको एक और चीज बता दूं, आईआईटी बॉम्बे सीएसई से थोड़ा और ऊपर एक और कॉलेज है जिसका नाम होता है आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। आईआईएससी बैंगलोर, ये टॉप 50 रैंक में बंद हो जाता है। 50 ऑल इंडिया रैंक में ये बंद हो जाता है। ठीक है। और अगर बॉम्बे की ओवरऑल बात करेंगे, सर कोई भी ब्रांच दिला दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस बॉम्बे जाना चाहता हूं, तो आईआईटी बॉम्बे ओवरऑल जो बंद होता है वो करीबन 4000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास बंद हो जाता है। इसके बाद रैंक वाले बच्चे बॉम्बे नहीं जा पाते। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि आप अगर आईआईटी बॉम्बे का एम है या आईआईटी बॉम्बे सीएसई या फिर जैसा भी है, तो उसके हिसाब से रैंक लाना होगा। और अगर मैं मोटा मोटी बात करूं कि ओवरऑल कोई भी टॉप के 7 आईआईटीज में जाना है, कोई भी घटिया ब्रांच में मिल जाए मेरे को चलेगा सर, तो उस केस में आपको करीबन 10,000 रैंक के अंदर आना होगा। ऑल इंडिया रैंक 10,000 के अंदर। ठीक है। ये मोटा मोटी मैंने आपको जानकारी दी कि आईआईटी के अंदर कैसे जा सकते हैं। ऑब्वियसली रैंक के हिसाब से आपके ब्रांचेस ऊपर नीचे होते हैं, कॉलेजेस ऊपर नीचे होते हैं। रैंक ज़्यादा खराब होगी तो ज़्यादा खराब ब्रांच मिलेगा, या ज़्यादा पीछे के आईआईटीज मिलेंगे, अच्छी होगी तो अच्छा मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार, आगे बढ़ने से पहले सारे लोग वीडियो नहीं लाइक कर रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है। ज़रा जल्दी से सारे लोग वीडियो लाइक करोगे क्या? ज़रूरी है भाई, टीचर का मोटिवेशन कैसे आएगा, है? जल्दी से वीडियो लाइक करो। कम ऑन पीपल, डन। अब इसके आगे जेई मेंस और एडवांस में कुछ और मैं डिफरेंसेस बताता हूं। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर रिजर्वेशन कैसा होगा, ओबीसी का क्या है, एससी एसटी का क्या है, जनरल का क्या है, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। पहले कुछ और देखते हैं। जेई मेंस में कैंडिडेट हु हैव पास 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2022-23 और आर अपीयरिंग फॉर 2024 विल ओनली बी एलिजिबल फॉर 2024। तो आपको बता दूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आईआईटी आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट देता है। कितना देता है? 3 अटेम्प्ट्स। आप आईआईटी का पेपर सिर्फ 3 बार दे सकते हैं अपने लाइफ टाइम में, बैचलर्स एग्जाम के लिए। ये बिल्कुल अलग है नीट के। नीट में अटेम्प्ट ज्यादा है, वहां पे लोग 5-5, 6-6 बार भी देते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 3 अटेम्प्ट है। कौन सा? अगर अभी 2024 में कोई आईआईटी दे रहा है तो अगर वो 2024 में 12th दे रहा है तो दे सकता है, या उसने इस साल 2023 में 12th दे दिया तो भी दे सकता है, और नहीं तो हद से हद ये हो सकता है कि उसने 22 में दिया हो। डबल ड्रॉप से ज्यादा अलाउड नहीं करते हैं ये लोग। दिस इज अपीयरिंग ईयर, दिस इज सिंगल ड्रॉप ईयर एंड दिस इज डबल ड्रॉप। डबल ड्रॉप से ज्यादा अलाउ नहीं है आईआईटी में। ठीक है। यहां से टॉप के 2.5 लाख बच्चे जेई मेंस में, जो टॉप के 2.5 लाख रैंक होल्डर्स हैं, वो एडवांस में जाएंगे। फिर जेई मेंस एग्जाम इज हेल्ड 2 times इन अ ईयर। ये एक अच्छी बात है। तो हर साल एक बच्चा 2 बार एग्जामिनेशन दे सकता है। तो अगर कोई बच्चा 3 बार ड्रॉप लेता है, 3 अटेम्प्ट, और हर बार उसको 2 बार एग्जामिनेशन देने का मौका मिलता है, तो एक बच्चा ऑल टुगेदर 3 into 2 6 times एग्जामिनेशन दे सकता है। 6 बार जेई मेंस का एग्जामिनेशन दे सकता है, और 6 बार वो एडवांस भी दे सकता है अगर वो क्लियर कर गया तो। ठीक है। लेकिन एडवांस सिर्फ 1 बार होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 6 बार यहां से यहां 6 बार नहीं पहुंचेगा, क्योंकि साल में जो 2 बार होता है ना, तो दोनों बार का मिला के एडवांस 1 ही बार होता है। ठीक है। तो अभी जैसे 2 अटेम्प्ट हुए जनवरी में और अप्रैल में 2023 में, तो जनवरी और अप्रैल का मिला के जो टोटल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें से 2.5 लाख बच्चा चुना जाएगा और वो एडवांस में जाएगा। तो एक बंदा ऑल टुगेदर 3 बार 3 times एडवांस दे सकता है। ठीक है, अगर 2 ड्रॉप लिया तो। ठीक है। नहीं, 2 बार क्यों एडवांस? अच्छा, डबल ड्रॉप एडवांस में अलाउड नहीं है क्या? ओके, सॉरी, ये वाला इंफॉर्मेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया। सॉरी, ये ध्यान से उतर गया भाई। अच्छा, ध्यान रखना, डबल ड्रॉप आपको अलाउ तो किया गया है, बट सिर्फ मेंस में है, एडवांस में नहीं है। तो एडवांस में अगर आप 2022 में आपने पेपर दिया है 12th का और आप 2024 में भर रहे हो, तो आप मेंस तो लिख पाओगे, बट आपको एडवांस में जाना अलाउ ही नहीं किया जाएगा। तो डबल ड्रॉप वाला जो बच्चा है वो आईआईटी नहीं जा सकता, याद रखिएगा। इसलिए डबल ड्रॉप, और ऐसे भी मैं पर्सनली भी बहुत सारे बच्चों को हमेशा ही सजेस्ट किया हूं, डबल ड्रॉप मत लेना। अगर पहला तो भगवान ना करे तुमको ड्रॉप लेने की नौबत आए,
भगवान करे कि तुम पहली ही बार में बहुत अच्छे कॉलेज में जाओ। अगर ना जा पाते हो तो एक बार ड्रॉप ले लेना अपनी एक गलतियों को सुधारने के लिए। बट अगर उस बार भी कुछ ना हो तो जो भी कॉलेज मिलता है वहां चले जाना। डबल ड्रॉप कभी नहीं लेना, बिकॉज पहले तो IIT नहीं मिलेगा, दूसरा तुम्हारा साल भी बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी रुकी थोड़ी रहेगी। ठीक है, तो सिर्फ 2 बार यहां अलाउड है। A candidate can appear JEE Mains for maximum 3 years. Attempting 2 successions in the same year is counted as 1. ठीक है, A candidate can appear for JEE Advanced for a maximum of 2 years. तो मेंस में 3 बार, यहाँ पे 2 बार। यहां तक का सारा इंफॉर्मेशन सबको क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में यो चाहिए जल्दी से, वीडियो लाइक करो भाई जल्दी से, ये भी जरूरी है। सारे लोग यहां तक क्लियर है? कैन आई गेट ए यो? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो मेंस का जो पेपर पैटर्न है और एडवांस का पेपर पैटर्न है वो समझ लीजिए। मेंस के पेपर में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 सिर्फ आर्किटेक्चर वालों के लिए होता है, नहीं तो जो बाकी सारे बच्चे होते हैं उनके लिए सिर्फ एक पेपर। पेपर 1 में ये बीटेक बी जो बच्चा करना है उसके लिए होता है। हाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक जनरल सजेशन देता हूँ। कई बार बच्चों को पता नहीं होता है कि आगे चल के उनको क्या करना है, उनको बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है, आर्किटेक्चर करना है, क्या करना है, दे डोंट नो। तो उस केस में सजेशन ये रहता है कि बेटा तुम दोनों पेपर भर दो। हो सकता है तुम्हारा BE बीटेक में नहीं हुआ लेकिन तुम्हारा पेपर 2 में बहुत अच्छा हो गया। तो समटाइम्स ना हमें खुद को नहीं पता होता है कि हमारे अंदर एक आर्किटेक्चर छुपा हुआ है, बट आर्किटेक्ट भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो आप इसको भरिएगा जरूर, दोनों पेपर, थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे बट करियर ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। पेपर 2 में BR प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइज थ्रू ऑनलाइन, जहां पे मैथ्स पूछते हैं और एप्टीट्यूड पूछते हैं, एंड ऑफलाइन में आपसे ड्रॉइंग करवाते हैं। तो पेपर 2 का BR का जो सिलेबस होता है वो ऐसा होता है। क्लियर है? मैथमेटिक्स वहां पे भी इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, एडवांस की बात करें तो एडवांस में पेपर 1 पेपर 2 होगा। JEE एडवांस इज हेल्ड थ्रू ऑनलाइन, अगेन कंप्यूटर बेस्ड। स्टूडेंट हु हैव टू अपीयर इन बोथ पेपर 1 एंड 2 फॉर गेटिंग एडमिशन टू इंजीनियरिंग कोर्सेज। तो ध्यान रखिएगा, आर्किटेक्चर वाला सिर्फ यहीं से हो जाएगा। एडवांस में आप जाएंगे तो एडवांस सिर्फ BE बीटेक के लिए होता है। यहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, सारा कंप्यूटर बेस्ड होगा। एंड इफ यू क्लियर बोथ द पेपर्स देन ओनली यू गो टू IIT। तो IIT में जाना आसान नहीं है, थोड़ा कठिन रखा है इन्होंने, अनडाउटेडली यस। अब मूविंग फॉरवर्ड, JEE मेंस का जो सिलेबस होता है वो 11वीं और 12वीं का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। एग्जाम लेवल इज कंपैरेटिवली इजियर टू एडवांस, एडवांस के लेवल में इजी होता है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये टफर होता है, ये सारा कवर होता है बट उसके साथ कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ जाते हैं इसमें, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ जाते हैं सिलेबस में। ठीक है, JEE मेंस क्वेश्चन पेपर इंग्लिश, हिंदी और बाकी सारे लैंग्वेजेस में भी होता है। एडवांस का जो पेपर होता है वो सिर्फ इंग्लिश हिंदी में होता है, ध्यान रखिएगा। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे सारे लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगे, मराठी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, बंगाली, सब कुछ, बट यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश और हिंदी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो देखो जरा, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का पेपर होता है आपका। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो ये मैं अभी बात कर रहा हूँ मेंस के। ठीक है, तो मेंस का सिर्फ 3 घंटे का पेपर होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस MCQ आते हैं और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस भी आते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब एक्चुअली में वहाँ पे क्या होता है कि आपको जैसे पहले तो ये MCQ होगा तो वो 4 ऑप्शन होंगे, 1 करेक्ट होगा, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे सवाल दे देते हैं जिसमें आंसर ना 9 आएगा, 10 आएगा और ऑप्शन नहीं देंगे। दे विल राइट कि आप अपना आंसर राइट करो, 9 है तो 9 क्लिक करो, 10 है तो 10 क्लिक करो, वैसा कर दो। तो न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू आंसर्स भी आते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली 10 सवाल होते हैं, 10 में से 5 आपको करना होता है, और यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 सवाल होते हैं MCQ के, और यहाँ पे 10 आते हैं, 10 में से 5 आपको करना होता है, यहाँ 20 में से 20 पूरा करना होता है। नंबर ऑफ सेक्शन 3 सेक्शन होता है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स। टोटल क्वेश्चन सब में इसमें 20 आपको करना है और इसमें 5, तो टोटल 20 और 5 25 क्वेश्चन करने होते हैं ये एक में, फिजिक्स में। तो फिजिक्स में 25, फिर मैथ्स में 25, केमिस्ट्री में 25, तो टोटल 25 25 25 75 क्वेश्चन होते हैं। टाइम कितना दिया गया है, 3 आवर्स। 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स, तो 180 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होते हैं। समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। 20 MCQ 10 क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए, 10 में से 5 कंपलसरी है, बाकी 5 को आपको छोड़ना है। मार्किंग स्कीम क्या है, सही आंसर आने पे 4 नंबर, गलत पे आने पे -1, और 300 नंबर का पेपर होता है। कैसे? बिकॉज 75 क्वेश्चन, 75 × 4 300 मार्क्स का पेपर होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब मूविंग फॉरवर्ड, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होता है। कई बच्चे सोच रहे होंगे, तो जरा देखो, थोड़ा सा एनालाइज करो। 75 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का पेपर है। कहाँ गया हाँ, 4 × 75 300। जो IIT का टॉपर होता है
वो करीबन 200 से 210 नंबर के आसपास पे टॉपर बनता है। ये टॉपर है, ठीक है, मेंस का, मतलब ये अभी मेंस सेक्शन बात कर रहे हैं, तो मेंस का टॉपर करीबन 200, 210, 220 इसके आसपास बनता है। दिस इज 70%। 70% पे ऑल इंडिया टॉपर बनता है 10 लाख बच्चों में सबसे नंबर 1। अब अगर मैं बात करूं कि सर एक एवरेज बच्चा जो 90 परसेंटाइल, मतलब 90% बच्चों से टॉप 10,000 रैंक वाला, वो बच्चा किस लेवल पे होगा, तो वो करीबन 180 मार्क्स के आसपास, 180 भी क्या, हमने 90 परसेंटाइल बोला ना, 90 परसेंटाइल इज समवेयर अराउंड 150, तो 150 मार्क्स के आसपास, 150 से भी कम, 150 में मैं काफी ज्यादा बोल रहा हूं, 150 मार्क्स के आसपास वो बच्चा होता है जो टॉप 10,000 रैंक में होता है। तो टॉप 10,000 रैंक वाला वो बच्चा होगा जो आईआईटी जाएगा। अच्छा मिले बुरा मिले वो अलग है, बट वो आईआईटी जाएगा। तो एक्चुअली में अगर मैं देखूं तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं। 50% मार्क्स मतलब आपको आधे सवाल सॉल्व करने हैं 75 में से। आधे सवाल का मतलब होता है 37.5 क्वेश्चंस। मैं रफली पकड़ के चलता हूं 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। टाइम कितना दिया गया बेटा, 180 मिनट। 180 मिनट में 40 क्वेश्चन अगर मैं डिवाइड करूं तो करीबन 4.5 मिनट आ रहा है एक सवाल के लिए। पर क्वेश्चन यू गेट 4.5 मिनट। मतलब एक कंपटीशन ऐसा जहां हर एक सवाल के लिए आपको ऑलमोस्ट 5 मिनट दिए जाते हैं। तो सवाल आसान तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आसान होता तो एक बार में 1 मिनट में हो जाता। कंपटीशन के तो एमसीक्यू है, अगर 4 ऑप्शंस हैं तो अभी तक तो तुमने एमसीक्यू ऐसा ही देखा है ना, जो आधे मिनट में या 1 मिनट में या मैक्स टू मैक्स 2 मिनट में हो जाए। यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 मिनट दिए जाते हैं, और 5 मिनट में भी ऐसा नहीं कि आप बस गिरते गिरते पास हो रहे हो, ऑलमोस्ट टॉप करते हो, बिकॉज 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल ऐसे नंबर आते हैं आपके। तो मैं बोलना ये चाहता हूं कि पेपर बहुत आसान होता है ऐसा मत कहना, मतलब ऐसा मत सोचना। अब देखो, मैं एकदम आसान होता है ये तो बिल्कुल ही नहीं है, वो तो है ही नहीं, बट बहुत टफ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हूं तो टीचर ही। तो मेरा काम तुमको मोटिवेट करना है, डराना नहीं। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ टीचर का काम होता है रियल पिक्चर भी दिखाना, तो मैं रियल पिक्चर दिखा रहा हूँ। ठीक है, समझ गए होगे यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, एडवांस की बात करते हैं। तो मेंस जब वैसा था तो एडवांस कैसा होगा। देखो, 3 घंटे का और 3 घंटे का 2 पेपर होता है। 2 पेपर, पहला तो यही बच्चा 6 घंटे में निपट लेता है। एमसीक्यू होता है, एमएसक्यू होता है और न्यूमेरिकल होता है। अब एमसीक्यू सारे जानते हैं, न्यूमेरिकल मैंने बता दिया। एमएसक्यू क्या होता है, एमएसक्यू ये होता है कि एक क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। अब आपको आंसर्स ऐसे लगाने हैं कि हो सकता है इसका 2 आंसर हो, 2 ऑप्शन सही हो तो आपको 2 ऑप्शन टिक करना है। हो सकता है इसका 3 ऑप्शन सही हो तो आपको 3 ऑप्शन टिक करने हैं। और पता है, खूबसूरत बात समझो, खूबसूरत। तो इसमें भी मार्किंग पैटर्न कैसे होता है, एकदम सेम होता है कि सिंगल चॉइस करेक्ट है 6 क्वेश्चन, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है 6 क्वेश्चन और 6 न्यूमेरिकल, 54 क्वेश्चन होते हैं। सबका मार्किंग स्कीम 4 और 1 ही होता है, 4x1। मतलब कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, ये वाला एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है और इसके ना 3 ऑप्शन सही है, बट तुमने सिर्फ 2 ही मारा, एक तुमसे छूट गया या तुमको एक पता नहीं चला, द बैड पार्ट इज कि आपको 4 नंबर नहीं मिलेंगे 2 सही आया तो, -1 मिलेगा क्योंकि आपने एक छोड़ दिया। दिस इज द बैड पार्ट, एंड हेंस एडवांस बिकम्स अ लिटिल मोर टफ, बिकॉज आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको 2 तो सही समझ में आया, तो आपका आधा से ज्यादा आंसर तो सही है ना, बट फिर भी दे विल कट द मार्क्स कि आपको पूरा आंसर नहीं आता है। तो ये है एडवांस। क्लियर है, यहां तक समझ गए। पार्शियल मार्क्स मिलता है बेटा, सीबीएसई थोड़ी है, पार्शियल मार्क्स नहीं मिलता है। वही तो मैं बोला कि 4 नंबर नहीं मिलते हैं, 4 तो छोड़ो, 1 भी नहीं मिलता, 2 भी नहीं मिलता। अरे 2 छोड़ो, तुमने 2 सही किया तो कम से कम नंबर कटने तो नहीं चाहिए थे, वो लोग -1 काट लेंगे। यस, मिलता है सर, क्या बात कर रहे हो, ये कब हुआ? ओके, अच्छा ये ऐसा था क्या, माफी चाहते हैं यार। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमको बताया था मैंने ऐसे क्यों बताया। तो रियलिटी में मैंने जब इस एग्जामिनेशन को दिया था तो आई ऑल्सो गेव दिस एग्जामिनेशन। ये हमारे टाइम पे IIT JEE मेंस का नाम अलग था, वो AIEEE था, और एडवांस अलग था। तो जब मैंने दिया था ना, तो मेरे साथ ऐसा 3 सवालों में हुआ था। तीनों सवाल में मैंने क्या किया था कि 2 आंसर या 1 आंसर ऑप्शन सही लगाया था, बाकी 1-2 को छोड़ दिया था, गलत कुछ नहीं लगाया था। और उन केसेस में, सब केसेस में मेरे -1 कटे थे। तो मेरे को एनीवेज, तो चलो ठीक है, पैटर्न चेंज है। तो सारे लोग, हाँ मतलब यार वो कहते हैं ना, अंदर वाला दर्द बाहर निकल गया है, सच बता रहा हूँ। और लिटरली ऐसा हुआ था। अब तो अच्छा हो गया कि चलो पैटर्न चेंज है कि
सिंगल एमसीक्यू में तो बड़ा सिंपल सा है कि भैया 3 नंबर मिलेंगे सही के लिए और -1 मिलेगा रॉन्ग के लिए। बट यहाँ पे क्या है, 1 मोर देन 1 में सारे के सारे ऑप्शन अगर आपने सही लगा दिए तो 4 मिलेगा। इफ ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 3 ऑप्शंस आर चोजन, मान लो चारों के चारों सही है बट आपने उसमें से 3 चुने तो आपको +3। सिमिलरली +2 +1 अगर आपने सिर्फ 2 सही चुने और 1 सही चुना। -2 इन ऑल अदर केसेस इफ अटेम्प्टेड, तो भैया ओहो देख रहे हो -2 अगर आपने गलत कर दिया या गलत चूज कर दिया तो -2 बाकी सारे केसेस में -2। तो दिस इज थोड़ा सा क्या कहते हैं ना कि खतरनाक वाला मोड है कि यहाँ पे। और देखो जनरली बच्चा क्या करता है, मेरे तुम्हारे जैसा, जब मैं तुम्हारे उम्र में था तो मैं भी क्या करता था, तुक्का मारता था। भाई यहाँ पे कोई इंसान डर के भी तुक्का मार पाएगा? मतलब इसमें तो ऐसी हालत फटी रहती है कि भाई गलती से भी अगर तुक्का मार दिया ना और वो गलत हो गया गलती से भी तो -2 नंबर चले जाएंगे, ऐसा लगेगा प्राण खींच लिया किसी ने, है ना। न्यूमेरिकल आंसर वैल्यू में करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, लेकिन इस साल से कुछ कुछ चेंजेस आए हैं तो वो रिसेंट चेंजेस मैं आपको समय दर समय बताता रहूंगा। क्योंकि इस साल से क्या हुआ है, जैसे पिछले साल तक न्यूमेरिकल में नंबर नहीं कटते थे बस, बट इस साल मेंस में नंबर कटे हैं। -1 इज नेगेटिव मार्किंग फॉर न्यूमेरिकल आंसर्स एज वेल। तो वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, वो बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेंस एंड एडवांस दोनों में भैया आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिकॉज मेंस आसान है इसका मतलब ये नहीं कि एकदम हलवा है, कठिन वो भी रहता है। बोथ एग्जामिनेशन टेस्ट योर स्किल, कंसेप्चुअल थिंकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल थिंकिंग, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग, ये आपको बहुत डीपली ये लोग चेक करते हैं, बिकॉज IIT है, जेई है, तो आसान नहीं होगा भाई। इसी के लेवल को देख के तो देश के हर एक एग्जामिनेशन अपना लेवल सेट करते हैं। तो भाई जिसको देखकर, जिसको सारे लोग मूर्ति मान रहे हैं कि अरे प्रभु आप ही हो, हम आप ही के जैसा बनना चाह रहे हैं, वो लोग अपना लेवल थोड़ी गिरा सकते हैं। योर एक्यूरेसी, स्पीड, हैंडलिंग प्रेशर, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण यहां देखा जाता है। जो बच्चा प्रेशर हैंडल कर सकता है ना वही इस एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाता है। प्रेशर हैंडल क्यों? क्योंकि अभी जो जितना मैंने तुमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया ना, उस इंफॉर्मेशन को सुन के तुमको डर लगा होगा। एकदम डिनाई मत करना डर नहीं लगा है, हर हाल में डर लगा होगा। तुम सोच रहे होगे लूं कि नहीं लूं, IIT करूंगा कि नहीं करूंगा। पर पता है जब तुमको ये डर लग रहा है ना, और बहुत टाइम तक तुमको ये डर लगेगा, तुम ये परेशान होगे, इसी को प्रेशर कहते हैं। इसी को कहते हैं कि जब चारों तरफ से अच्छा नहीं महसूस हो रहा बट फिर भी लड़ना हो, हारने का डर हो बट फिर भी डटे रहना है, यही तो है प्रेशर। और जो बच्चा इस प्रेशर के को हैंडल कर सकता है वो IIT जैसे एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सकता है। बहुत सारे बच्चे इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। प्रेशर एज इन कि मान लो बहुत कठिन पढ़ाया जा रहा है, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, तुम भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, या मान लो बाकी सारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं 50%, तुम कर रहे हो 10%, तो भाई ये प्रेशर हैंडल करना, ये प्रेशर अगर हैंडल कर लिए तो बस बढ़िया, तो तुम निकल जाओगे। नहीं हैंडल कर पाए वहां रह जाओगे। तो ये प्रेशर हैंडलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, और ये सिखाता है IIT में। जो बच्चा प्रिपेयर करता है और IIT निकाल लेता है ना, वो देखना बड़ा रॉक सॉलिड हो जाता है अंदर से। ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बड़े तेजी से, और आपको पता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज, स्ट्रैटेजी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। पता है क्यों? पहला तो जब तुम IIT प्रिपेयर करोगे ना, तो मैं ही तुम्हारे लिए बड़े सारे स्ट्रैटेजी के सेशंस लाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे एग्जामिनेशन ना बेटा सिर्फ पढ़ के निकलते ही नहीं है भाई। पढ़ तो देश का 10 लाख बच्चा रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है? जो नहीं पढ़ रहा है ना उसको IIT पता ही नहीं है। ठीक है, तो जिसको पता है वो पढ़ रहा है, तो पढ़ तो सब कोई रहे हैं, लेकिन फिर भी निकलते तो 10 ही हजार है। तो 10,000 ऐसा क्या कर रहे हैं? समय सबके पास वही 24 घंटे हैं, तो वो लोग एक स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, एक दिमाग लगा रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी, एक सोची समझी नीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रैटेजी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पेपर लेंदी होता है, 6 आवर का एग्जाम होता है, 2 घंटे का बीच में ब्रेक होता है, तो इस 2 घंटे में ही आपको रिलैक्स मारना होता है। इसके लिए भी काफी सारी स्ट्रैटेजीज आती है, मैं बताऊंगा जब जैसे जरूरत पड़ेगी, बट ऐसा सा रहता है मोटा मोटी। और कुछ भी अगर डाउट बच जाता है, कोई भी ऐसी चीज आप जानना चाहते हैं जो मैं नहीं बता पाया इस बार, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। इन सारे एग्जामिनेशंस में कोटा रहता है, OBC के लिए कोटा रहता है, SC ST के लिए कोटा रहता है, जनरल कैटेगरी के लिए रहता है। लमसम आप ये मान के चल सकते हो जनरल कैटेगरी को 50% सीट्स रहते हैं और रिमेनिंग बाकी कैटेगरीज को 50% रहता है। लमसम आप ये मान सकते हो। एग्जैक्ट परसेंटेज के लिए आप इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च कीजिए, नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कीजिए, यू विल गेट द परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेजेस के हिसाब से रैंक्स अनडाउटेडली मैटर करते हैं, वेरी करते हैं, बट अभी मैं सजेस्ट करूंगा हर बच्चे को अपना कोटा देखे बगैर आप प्रयास कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। जनरल कोटा बन के सारे बच्चे कोशिश कीजिए जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होने का। उसमें अगर कोई OBC है, SC ST कुछ ऐसा रहे, ज़्यादा आसानी से सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है,
तो बस यही था इन्फॉर्मेशन मेरे साइड पे। उम्मीद करता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ आया होगा और पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनको जेईई मेंस और एडवांस के बीच के बारे में नहीं पता है। ठीक है, इसी के साथ अलविदा कहता हूं, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।